हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। लास्ट की वीडियोस में हम प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशंस और एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं और उन दोनों लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई है जिसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे आज के लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। आज का लेक्चर होने वाला है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर। लास्ट लेक्चर में मैंने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बताया था, है ना। आज के इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी के लिए कवर करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो यूज होने वाली है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई इवेंट हमारे पास कैपिटल ए है और उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में जाएगी, है ना। 0 और 1 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में जाएगी। पूरे सैम्पल स्पेस की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो 1 होती है, और अगर इम्पॉसिबल इवेंट जिसको आप फाई का नाम देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करते हैं तो वो हमेशा 0 होती है। साथ ही साथ में किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जिसको हम पी ए बार से डिनोट करते हैं वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के लिए डिफाइन होती है ना। किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और फिर हमने डिस्कस की थी एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम आपकी ये थी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारी एडिशन थ्योरम थी। यहाँ पर यूनियन ए और बी के बीच में आपको देखने को मिलता है, दो इवेंट ए और बी है जिसके बीच में यूनियन मिलता है ना। या क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि दो इवेंट के बीच में और वर्ड दे दिया जाता है तो वहाँ पर हम एडिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। और ये एडिशन थ्योरम हमने म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स के लिए भी कवर की थी। म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स के लिए थी हमारी ये ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और यूनियन का मतलब यहाँ पर प्लस से है और प्लस था इसलिए हम यहाँ पर हमने जो इसको कवर किया था इसको हमने नाम दिया था एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपको इंटरसेक्शन दिया होगा दो इवेंट्स के बीच में। मान लो ए और बी दो इवेंट है और उनके बीच में इंटरसेक्शन आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना होता है। इसको हम सिंपली पी ए बी से भी डिनोट करते हैं, है ना। और इंटरसेक्शन दिया है तो दो इवेंट के बीच में आपको एंड वर्ड देखने को भी मिल सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारी बनेगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले डिफाइन हम कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो वैसे तो इसकी डेफिनेशन नाम से ही क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी अंडर एनी गिवन कंडीशन, ठीक है। किसी गिवन कंडीशन के अंडर में अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है ना। यानी कि इसमें एक इवेंट हमारी ऑलरेडी हमें गिवन होगी और एक की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, है ना। तो डेफिनेशन में मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए व्हेन अनदर इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपन। ऑलरेडी हैपन मीन्स वो हमें ऑलरेडी गिवन है, बी इवेंट गिवन है और ए इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसको हम फाइंड करते हैं बाय द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और बी हमें गिवन है तो ओब्लिक का साइन लगाकर हम बी को लिखते हैं, है ना। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ठीक है। वी यहाँ पर ऑलरेडी हैपेंड है यानी कि गिवन है और हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस केस में। तो यही हमारी कहलाती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और सिंपली मैंने इसको और करके नेक्स्ट डेफिनेशन में भी लिखा है, प्रोबेबिलिटी अंडर एनी गिवन कंडीशन
इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर कोई प्रोबेबिलिटी आपको अंडर कंडीशन, गिवन कंडीशन में फाइंड करनी हो तो वही हमारी कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही डिफाइन होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, या जिसको आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है भाई आपको, फॉर टू इवेंट्स कैपिटल ए एंड बी, यदि आपके पास दो इवेंट है कैपिटल ए एंड बी, तब आप वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। या फिर और करके इसको हम दूसरी फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाएगी। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो एंड सिंबल जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी गिवन। इसको आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नीचे मैंने बताया है कि यहाँ पर पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए रिप्रेजेंट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of occurrence of B when the event A has already happened, and साथ ही साथ में यहाँ पर probability of A oblique B is the conditional probability of A when B has already happened। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, वो दोनों की दोनों ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन सिंबल दिया होगा या फिर दो इवेंट के बीच में एंड आपको देखने को मिलेगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जाएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को और जनरलाइज करेंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कोई दो इवेंट हमारी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, या सिंपली कह दो कि इंडिपेंडेंट कब होती है। कोई दो इवेंट है वह हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएगी, है ना। ए जो है बी के इंडिपेंडेंट होगी और बी हमारी ए के इंडिपेंडेंट होगी, यदि जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी होती है व्हेन बी जो है वो हमारी ऑलरेडी हैपन है, मतलब गिवन है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के बराबर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ए का बी से कोई लेना देना नहीं है, और ए और बी हमारी दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी। तो अगर ए और बी हमारी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो जो हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नोट नंबर 1 में देखते हैं इसको हम। हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी, या बी ओब्लिक ए के लिए भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन भी इसकी यूज कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी। अगर हमारी दोनों इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट,
अगर ए और बी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट है एक दूसरे के, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बी ओब्लिक ए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। तो यदि ये दोनों वैल्यू हम ऊपर रखें तो दोनों केस में आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। दोनों केस में आपको एक ही फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगता है? जब हमारा जो इवेंट्स है वे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो। ये केवल 2 इवेंट के लिए हमने कवर किया है। अगर आपके पास मान लो कि n म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इफ a1 a2 डॉट 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 an आर n इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तब उस केस में क्या होगा? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट इंटरसेक्शन an तक की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सिंपली हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 डॉट 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 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ an। तो ये n म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बन जाएगी हमारी। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इंट्रोडक्शन। अब हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 1 है आपका ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी इफ ए और बी इवेंट यहां पर ऑलरेडी डिफाइन है। ए इवेंट नाम दिया गया है किसको? 2 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाइस। 2 यहां पर डाइस को टॉस किया गया है, रोल किया गया है। तो ए इवेंट यहां पर होगी कि दोनों डाइसों में से किसी एक पर 2 देखने को मिले। फिर दूसरी इवेंट हमारी है यहां पर सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाइस इज 6। जो दोनों डाइस पर नंबर्स होंगे उनका सम हमारा 6 होना चाहिए। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो ए इवेंट के जो सैंपल पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे? हमारे सेट फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। 2 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाइस, किसी भी एक डाइस पर कम से कम 2 तो आपको देखने को मिले। तो कौन सा केस हो सकता है? 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। तो 2 का कॉम्बिनेशन सभी दूसरे डाइस के सभी एलिमेंटों के साथ बन गया, तो ये केस हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड डाइस पर 2 देखने को मिले, जैसे कि 1 2 आ सकता है, फिर 2 2 आ सकता है, लेकिन 2 2 हमने ऑलरेडी लिख दिया तो दोबारा लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। 1 2 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, फिर 3 2 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, एंड फाइनली 6 2 आ सकता है। तो यही वो पॉसिबल केसेस है ए इवेंट में, मतलब किसी एक डिवाइस पर 2 देखने को मिले, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बी इवेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। बी इवेंट है कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 6। जो हमारे डाइस पर नंबर आएंगे उनका सम 6 आए, तो 1 5 केस हो सकता है, या 5 1 भी हो सकता है, 3 3 हो सकता है, या 2 4 4 2 भी हो सकता है। तो यही वो पॉसिबल केस है जिससे कि हमारा टोटल नंबर 6 बन सकता है। अगर हम यहाँ पर इस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, चूंकि 2 डाइस यहाँ पर रोल हुई है, तो जो हमारे यहाँ पर सैंपल पॉइंट बनेंगे, सैंपल स्पेस जो बनेगा वो हमारा बनेगा हेयर। सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस रोल है तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनाएगा, और टोटल हमारे 6 पॉइंट पहली डाइस के लिए हो जाएंगे, 6 ही हमारे दूसरी के लिए हो जाएंगे। तो टोटल सैंपल पॉइंट्स हमारे यहाँ पर बनेंगे 36, है ना। तो ये हमारा टोटल सैंपल पॉइंट होंगे NS।
एन बी जो सैम्पल पॉइंट है हमारे, बी पर जो सैम्पल पॉइंट है, बी इवेंट्स में हमारे 1 2 3 4 5, टोटल सैम्पल पॉइंट 5 हो जाएंगे बी के लिए। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करें, है ना, एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर हम फाइंड करें, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन वाला एलिमेंट है वो होगा हमारा, केवल दो एलिमेंट कॉमन जा रहे हैं यहाँ पर, एक तो 2 4 और एक जाएगा 4 2, इससे अलग कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। एक तो होगा हमारा 2 4 और एक होगा 4 2। इसका मतलब जो हमें ए इंटरसेक्शन बी के लिए सैंपल पॉइंट अगर फाइंड करें तो टोटल सैंपल पॉइंट हमारे 2 हो जाएंगे। तो अगर आपके पास बी के भी सैंपल पॉइंट है ना, ए इंटरसेक्शन बी के भी सैंपल पॉइंट है, तो आप यहाँ पर दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/36, जिसका फॉर्मूला होगा NB/NS, यानी कि 5/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड किया जा सकता है, NA इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई NS मीन्स 2/36। तो ये हमें मिलेगा। हमें फाइंड करना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B हमें फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपकी होती है बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करके मिलेगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों की वैल्यू रख देंगे, 2/36 डिवाइड बाई 5/36, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट हियर 2/5। तो यही हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 हमारा है, फ्रॉम ए सिटी पॉपुलेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए मेल और ए स्मोकर इज 7/10। ठीक है, और वर्ड दिया है तो सिंपल सी बात है, ये हमें दो इवेंट के यूनियन में लेकर के जाएगा, एडिशन थ्योरम के केस में जाएगा। ए मेल स्मोकर इज 2/5, और जो मेल स्मोकर की प्रोबेबिलिटी है वो हमें 2/5 दी है। ए मेल इफ स्मोकर इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, एक मेल कब, जब हमें स्मोकर पहले से ही सिलेक्टेड हो, मतलब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाएगा। तो 2/3 इसकी वैल्यू दी है। 3 प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नॉन स्मोकर ए मेल ए स्मोकर इफ ए मेल इज फर्स्ट सिलेक्टेड। तो सबसे पहले हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं कि अगर मेल सेलेक्टेड होता है उसको ए इवेंट का नाम देते हैं, और अगर स्मोकर सेलेक्टेड होता है तो हम उसको बी इवेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इवेंट्स को डिफाइन किया। देन तब आपको गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है हमें ए मेल और स्मोकर की प्रोबेबिलिटी। दो इवेंट है, एक मेल ए और एक स्मोकर बी, जिसको हमने इवेंट माना, और वर्ड है तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 7/10। फिर हमें गिवन है ए मेल स्मोकर इज, एक मेल जो कि साथ ही साथ में स्मोकर भी है, यानी कि इसमें ए इवेंट भी आ गई है और वो स्मोकर भी है तो बी इवेंट भी आ गई है ना। तो इसका मतलब ये हमें जो वैल्यू दी है ए इंटरसेक्शन बी की दी है ना,
ये दो इवेंट जो हमने डिफाइन किए ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि वो मेल भी है एंड वो स्मोकर भी है। एंड है तो सिंपल सी बात है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी में जाएगा, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमें गिवन है जो कि 2/5 है। तीसरे नंबर पे जो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है वो हमारी है ए मेल इफ ए स्मोकर इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाएगा। ए मेल के लिए हमने ए इवेंट डिफाइन की है और स्मोकर ऑलरेडी सिलेक्टेड यानी कि ओब्लिक बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी हो जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाएगा जो हमें 2/3 दिया है। तो ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी भी हमें गिवन है 2/3। तो ये सब मटेरियल हमें गिवन है। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नॉन स्मोकर। हमें एक नॉन स्मोकर फाइंड करना है ना। स्मोकर होने की इवेंट हमारी बी थी, ठीक है। तो नॉन स्मोकर की जो इवेंट होगी वो बी का कंप्लीमेंट यानी कि बी बार से जिसको हम डिनोट करते हैं वो हो जाएगा। यानी कि हमें नॉन स्मोकर की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार फाइंड करनी होगी, ठीक है। अगर हमें नॉन स्मोकर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो स्मोकर होने की इवेंट हमारी बी थी, तो नॉन स्मोकर के लिए इवेंट बी बार हो जाएगी, बी का कंप्लीमेंट। तो हमें बी बार की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी और इसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपका लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपकी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है। अगर यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू होगी हमारी 1 माइनस बी की वैल्यू हमारी जाएगी, ये वैल्यू निकाल देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी से। ये सब चीज़ें हमें गिवन है। 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी है 2/5, ए ओब्लिक बी की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1 माइनस 3/5। इट मीन्स 2/5 हमारी जो है नॉन स्मोकर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हो जाएगा। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे यूज़ कर लेंगे। 1 माइनस 2/5 इसकी वैल्यू है, सॉल्व करके आएगा 3/5। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की नॉन स्मोकर होने की प्रोबेबिलिटी। दूसरी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए मेल। ए मेल का मतलब जिसके लिए हमने ए इवेंट डिफाइन की है, यानी कि अब हमें फाइंड करनी है ए की प्रोबेबिलिटी। अब ए की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आपको करनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए मेल इज, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमारे पास ए यूनियन बी भी है, ए इंटरसेक्शन बी भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है। तो हम यहाँ पर एडिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एडिशन थ्योरम हमारी होती है, एडिशन थ्योरम हमारी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम अगर ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करें तो ए की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सबकी वैल्यू आपके पास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारी है 7/10 एंड 2/5 वैल्यू रख देते हैं। 7/10 प्लस 2/5 और बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 3/5।
तो हमारे पास जो कंडीशंस है, जो वैल्यूज़ है, वो हमने सारी पुट की यहाँ पर। सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर मिलता है 10 एलसीएम ले लेंगे तो 7 + 4 - 6, जिसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 11 - 6 5/10, सॉल्व करके 1/2 मिलेगा। तो ये हमारी यहाँ पर मेल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। थर्ड केस हमें पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन 10 नंबर में आता है, क्योंकि इसमें एडिशन थ्योरम भी यूज हो चुकी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी यूज होगी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हमारी यूज हो रही है यहाँ पर। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन 10 मार्क्स में ही आते हैं। ए स्मोकर इफ़ ए मेल इज फर्स्ट सेलेक्टेड, ए स्मोकर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है, और इफ़ ए मेल इज फर्स्ट सेलेक्टेड, मेल जो है पहले से ही सिलेक्टेड है, मतलब ए इवेंट हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी में जाएगी कि हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और ए हमें गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए फाइंड करेंगे। अब फाइनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए स्मोकर इफ ए मेल इज फर्स्ट सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों की वैल्यू आपके पास है 2/5 और 1/2, 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 हमारा है ए कार्ड इज ड्रा फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन सेकेंड कार्ड इज ड्रा, पहले एक कार्ड निकाला गया 52 कार्ड्स में से, जो हमारा डेक होता है, पैक ऑफ कार्ड होता है, फिर उसमें से दूसरा कार्ड निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द फर्स्ट कार्ड इज ए स्पेड, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो पहला कार्ड है वो हमारा स्पेड सूट में जाए, एंड देन सेकंड कार्ड इज ए क्लब, और जो दूसरा कार्ड निकाला गया है वो क्लब में जाए, क्लब सूट में जाए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखी है, इफ़ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, जो पहला कार्ड निकाला गया था ना उसको वापस डेक में नहीं रखा है, पैक ऑफ कार्ड्स में नहीं रखा है, क्योंकि आप जानते हैं टोटल कार्ड्स हमारे 52 होते हैं, 52 में से एक कार्ड निकालना है, फिर उस कार्ड को उसमें नहीं रखना है, तो फिर हमारे जो कार्ड बचेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए, जो सेकंड इवेंट के लिए हमारे कार्ड बचेंगे 51 हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा दूसरा कार्ड का सिलेक्शन होगा वो 51 कार्ड्स में से होगा। बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से यहाँ पर बहुत इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पहला कार्ड है फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, वो स्पेड हो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, क्योंकि हमें कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, तो हमारा पहला कार्ड स्पेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है, स्पेड सूट में हमारे 13 कार्ड होते हैं, 13 में से एक कार्ड को निकालना है, और टोटल सैंपल स्पेस में 52 कार्ड है जिसमें से एक को निकालना है, ये आएगा 13/52 एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट इट 1/4। तो हमने पहला कार्ड स्पेड होने के लिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया, और ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, पहला कार्ड स्पेड हो, इसको हमने ए इवेंट का नाम दिया। फिर जब ये इवेंट हो गई, स्पेड हमारा कार्ड निकल चुका है, तो अब कार्ड टोटल कितने बचे, है ना, डेक में हमारे अब टोटल 51 कार्ड बचेंगे, ठीक है, और जिसमें क्योंकि स्पेड का कार्ड निकला है तो क्लब के जो कार्ड्स हैं वो 13 ही रहेंगे, 13 ऑफ विच आर क्लब, और क्लब कार्ड्स होने के लिए हमने इवेंट का नाम दिया बी। देयरफॉर अब यहाँ पर देखो, अब हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो बी इवेंट की फाइंड करेंगे, मतलब कार्ड जो है हमारा क्लब हो,
और ए इवेंट स्पेड वाली जो इवेंट है वो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, गिवन है ऑलरेडी, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाएगा, यानी कि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और ए इवेंट हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, और ये हमें मिलेगा। क्लब के 13 कार्ड होंगे, 13C1 वे से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, और 51 कार्ड्स टोटल बचे हमारे, तो 51C1 जिसको सॉल्व करके 31/51 आपको मिलेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज ए स्पेड एंड वर्ड यूज है। अगर एंड वर्ड यूज है तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जाएगा, यानी कि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की फाइंड करनी है। नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए। दोनों की वैल्यू हमारे पास है, ए की प्रोबेबिलिटी है 1/4 मल्टीप्लाई बी ओब्लिक ए की प्रोबेबिलिटी है 13/51। आफ्टर सॉल्विंग बी विल गेट 13/204। यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स इज 4/5। एक क्लास में से एक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में पास करने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, और वो हमारी है 4/5। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी पासिस इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, और जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड है, तो सिंपल सी बात है, दो इवेंट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और इंटरसेक्शन में जाएगा, वो भी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/2। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये दो इवेंट ही डिफाइन कर लेते हैं कि जो ए इवेंट है वो हमारी होगी कि स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास करे, जो बी इवेंट है वो होगी हमारी स्टूडेंट हमारा कंप्यूटर साइंस में पास करे। तो हमें गिवन क्या है ना, देन हमें गिवन है मैथमेटिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि 4/5 है। हमें गिवन है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एंड वर्ड वहाँ पर यूज है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है जो कि 1/2 है। ये हमें गिवन है। चलिए अब देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी विल पास इन कंप्यूटर साइंस। हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कंप्यूटर साइंस में पास हो इफ इट इज नोन दैट ही हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाएगा। हमें यहाँ पर उसको कंप्यूटर साइंस में पास कराना है, यानी कि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और वो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पास हो चुका है, यानी कि बी ओब्लिक ए की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर साइंस में पास कराना है और मैथमेटिक्स में वो ऑलरेडी पास है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा केस है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा लेते हैं। नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है वो होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए। फाइंड करनी है हमें वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड इट मीन्स ये दोनों वैल्यू गिवन है 1/2 डिवाइड बाई 4/5, और इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको 1/2 मल्टीप्लाई 5/4, यानी कि 5/8 हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए डाइस इज थ्रो ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। एक डाइस को थ्रो किया गया है और जो डाइस को थ्रो करने पर डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है। डाइस इज थ्रो ट्वाइस, डाइस को 2 बार थ्रो करने पर सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ठीक है, जो सम आएगा दोनों डाइस के नंबर्स का वो 6 होगा। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। हमें यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाएगा कि जो नंबर 4 है वो कम से कम एक बार तो जरूर आए किसी भी डाइस पर, या तो फर्स्ट पर या सेकंड पर। तो 2 इवेंट हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफाइन की। हमने ए इवेंट डिफाइन की कि जो नंबर 4 है वो अपीयर हो एटलीस्ट 1। ठीक है, अगर वो एटलीस्ट 1 अपीयर होता है तो ए के सैंपल पॉइंट बना सकते हैं। 4 हमारा एक बार आए उसके लिए हो जाएगा 4 1, 4 2, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ये फर्स्ट डाइस पर 4 आए। फिर सेम तरीके से हम दूसरे डाइस पर भी ले सकते हैं। दूसरे डाइस पर हमारा होगा 1 4, 2 4, 3 4, 4 4 ऑलरेडी है, 5 4 एंड 6 4। तो ये हमारे ए इवेंट्स के टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे। बी इवेंट हमने नाम दिया द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 6। ठीक है, तो बी के सैंपल पॉइंट भी देख लेते हैं कितने बनेंगे। हमें वो पॉइंट चाहिए जिनका सम 6 आए, तो 1 5 हो सकता है, 5 1 भी हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 2, 2 4 भी हो सकता है। तो ये टोटल पॉइंट्स हमारे बी के बनेंगे। क्योंकि 2 बार डाइस को थ्रो किया गया है ना, तो टोटल सैंपल पॉइंट हमारे यहाँ पर बनेंगी 6 × 6 यानी कि 36। एंड बी के जो सैंपल पॉइंट है, बी के सैंपल पॉइंट हमारे बनेंगी 3 2 5। अब हमें यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन जाएंगे? 2 एलिमेंट कॉमन जाएंगे, या तो 2 4 जाएगा या 4 2 होगा। 2 4 4 2। ठीक है, तो हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी भी हमें फाइंड हो जाएगा, जिसमें 2 एलिमेंट होंगे। देयरफॉर बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, एन बी अपॉन एन एस मीन्स 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर सकते हैं, ये होगा हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन एस मीन्स 2/36। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी हमें फाइंड करनी है। सॉल्व करके हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि 2/36 एंड डिवाइड बाई 5/36। 2/5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने 5 एग्जाम्पल्स आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के कराए हैं, है ना। बाकी इसी तरीके से आप 4-5 एग्जाम्पल अपने आप करें, क्योंकि जितने आप एग्जाम्पल्स करेंगे किसी थ्योरम को लेकर के, उतना ही आपका प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट अच्छा बनेगा, है ना।
अगर आप एग्जाम्पल ज़्यादा वेरिएशन में नहीं करते हैं तो आपको ये काफ़ी टफ भी लग सकता है प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं तो ये बहुत ईजी भी आपको लगेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, आज जो मैंने कवर किया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कवर की है, लास्ट वीडियो में मैंने एडिशन थ्योरम कवर की थी। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों पर बेस्ड होते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में एडिशन थ्योरम भी यूज हो जाती है और उसी में हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी यूज हो जाती है। तो वो एग्जांपल्स की मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें दोनों थ्योरम्स पर जो बेस्ड एग्जांपल होंगे वो कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बेस थ्योरम।